Penis is copulatory organ. Penis is made up of specialized erectile tissue. If I take section of penis, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा ऊपर साइड से, मतलब डॉर्सली 2 बैंड्स जाते हैं इरेक्टाइल टिश्यू के, एंड वेंट्रली एक बैंड आता है इरेक्टाइल टिश्यू का। ये जो डॉर्सली 2 बैंड जा रहे हैं उनको हम बोलते हैं कॉर्पोरा कैवर्नोजा, एंड वेंट्रली जो एक बैंड जा रहा है जिसके अंदर से यूरेथ्रा पास हो रहा है, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है वेंट्रल बैंड के थ्रू यूरेथ्रा पास। सो वेंट्रली जो बैंड है कॉल्ड एज कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, एंड दिस सोलन पोर्शन ऑफ द पेनिस इज कॉल्ड एज ग्लांस पेनिस। आपको यहाँ पे समझ में आ रहा है, दिस इज स्क्रोटम। ये जो स्क्रोटम की स्किन है, ये स्किन पेनिस के ऊपर से भी कवरिंग दे रही है, एंड फाइनली यहाँ पे आने के बाद स्किन का एक्स्ट्रा फोल्ड यहाँ पे हमें मिलता है। दैट स्किन का एक्स्ट्रा फोल्ड इज कॉल्ड एज फोरस्किन और प्रिप्यूस। क्या बोलते हैं इसको? foreskin or prepuce. So in short, if we take section of penis, these 2 erectile tissue are called as Corpora cavernosa. This bunch of erectile tissue is called as corpus spongiosum. Through this corpus spongiosum, urethra is passed. These are blood vessels. Now please attention. If you face the question, erection and ejaculation are controlled by which kind of nervous system? Then you have to answer autonomic nervous system. Erection is parasympathetic phenomenon and ejaculation is controlled by sympathetic nervous system. Now we'll check pathway of transport of sperms in male reproductive system. Sperms are produced in seminiferous tubule, then those travel to the straight tubule, these are called as tubule erecti, then to the retracted testes. From retracted testes, 12 to 20 tubule finally arising called as vasa efferentia and getting open into epididymis. From the epididymis, sperm come to the vas deferens. Vas deferens body में enter करेगा, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से सामने आएगा, जब वो सामने आता है वो डायलेट हो जाता है, कॉल्ड एज एम्प्यूला। अब ना एम्प्यूला का डक्ट एंड सेमाइनल वेजिकल का डक्ट कॉमन होता है, कॉल्ड एज इजैकुलेटरी डक्ट, एंड इजैकुलेटरी डक्ट प्रोस्टेट थ्रू एंटर होके प्रोस्टैटिक यूरेथ्रा में ओपन होता है, फाइनली स्पर्म कमिंग आउट थ्रू द यूरेथ्रा। Now hormones of male reproductive system. In puberty age, follicle stimulating hormone secreted by anterior pituitary gland. But anterior pituitary gland को ये सिग्नल कहाँ से मिला? हाइपोथैलेमस से। हाइपोथैलेमस ने कौन सा हार्मोन सिक्रेट किया था? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, which will act on anterior pituitary gland. Anterior pituitary gland secrete follicle stimulating hormone, which act on Sertoli cell so that सर्टोली सेल स्टार्ट टू सिक्रेट एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन, एज वेल एज सर्टोली सेल बहुत सारे केमिकल भी प्रोड्यूस करती है जो स्पर्माटोजेनेसिस के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। विद दैट सर्टोली सेल इनहिबिन तो भी सिक्रेट करती है। अब इनहिबिन क्यों चाहिए हमें? जब ज्यादा हो जाता है टेस्टोस्टेरोन या जब स्पर्माटोजेनेसिस हमें रोकना है तो इनहिबिन निगेटिव फीडबैक देगा हाइपोथैलेमस एंड एंटेरियर पिट्यूटरी को, ठीक है। विद दैट साइमल्टेनियसली जब ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन मतलब ही इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन विच विल एक्ट ऑन लेडिक सेल। लेडिक सेल कहाँ पे होते हैं? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं उसकी एनाटॉमी। सेमिनिफेरस ट्यूबल के आसपास जो इंटरस्टिशियम होता है उसमें वो इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, कॉल्ड एज लेडिक सेल। लेडिक सेल पे जब ये LH या फिर ICSH एक्ट होता है तब लेडिक सेल टेस्टोस्टेरोन सिक्रेट करता है। अब टेस्टोस्टेरोन सेमिनिफेरस ट्यूबुल के अंदर जाता है, उसके साथ एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रोड्यूस बाय द सर्टोली सेल बाइंड होता है, सो दैट उसके अंदर टेस्टोस्टेरोन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है, विच इज रिक्वायर्ड फॉर द स्पर्माटोजेनेसिस। कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज स्पर्माटोजेनेसिस एंड स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सबसे पहले हम गैमेटोजेनेसिस टर्म को समझते हैं। जेनेसिस का मतलब है फॉर्मेशन, गैमेट का मतलब क्या होता है? The haploid cell produced by female and produced by male. So गैमेट के फॉर्मेशन को हम क्या बोलते हैं? गैमेटोजेनेसिस। स्पर्माटोजेनेसिस मतलब स्पर्म प्रोडक्शन, एंड मेल में वो स्पर्म प्रोडक्शन कहाँ पे होता है? इन द टेस्टिस। टेस्टिस में जो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स है वहां पे स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। गैमेटोजेनेसिस इन केस ऑफ मेल इट इज स्पर्माटोजेनेसिस एंड इन केस ऑफ फीमेल इट इज oogenesis. Gametogenesis is studied under 3 different phases, and these phases are: first is multiplication phase, second one is growth phase, and third one is maturation phase. In 3 phases के अंडर हम spermatogenesis as well as oogenesis in future पढ़ने वाले हैं। This is section of seminiferous tubule. देखिए, follicle stimulating hormone एक्ट ऑन सर्टोली सेल। किसके ऊपर एक्ट करता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन? सर्टोली सेल पे। सो दैट सर्टोली सेल सिक्रेट नंबर ऑफ केमिकल्स, वो केमिकल रिक्वायर्ड होते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस के लिए। इन एडिशन टू दैट सर्टोली सेल आल्सो सिक्रेट ABP, that is androgen binding protein. Now please pay attention when interstitial cell stimulating hormone act on Leydig cells.
so that Leydig cells secrete testosterone. एंड वो टेस्टोस्टेरॉन अंदर आ रहा है इनटू द ल्यूमेन ऑफ द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. बट इस टेस्टोस्टेरॉन को बाइंड करने के लिए जो एक प्रोटीन सिक्रीट किया गया है वो सर्टोली सेल ने. एंड सो दैट अगर एबीपी वहां पे प्रेजेंट है तो ही टेस्टोस्टेरॉन को बाइंड कर पाएगा. एंड सो दैट टेस्टोस्टेरॉन अंदर बढ़ते जाएगा, उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ते जाएगा और ये कॉन्सेंट्रेटेड टेस्टोस्टेरॉन स्पर्माटोजेनेसिस में मदद करे. दिस इज द सेक्शन ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. ये जो बाहर की स्पेस में दिखा रही हूँ, this is called as interstitium. There are three things in the interstitium. First one is Leydig cells. Second, we already have discussed, these are immunocompetent cells. And third one, small blood vessels. तो यहाँ पे मैं जो green color से दिखा रही हूँ, these are Leydig cells. यहाँ पे मैं जो macrophages दिखा रही हूँ, these are immunocompetent cells. And red color से जो दिखा रही हूँ, these are small blood vessels. अब देखो, हम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आ गए हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के अंदर आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये जो टेढ़े मेढ़े सेल्स है, दीज सेल्स आर कॉल्ड एज सर्टोली सेल्स. सर्टोली सेल ने अपना यहाँ पे एक्सपांशन किया है और इधर वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट हो रहे हैं. एंड कनेक्शन के लिए वहां पे जो जंक्शन है कॉल्ड एज टाइट जंक्शन. एंड बिकॉज ऑफ दिस टाइट जंक्शन यहाँ पे एक बाउंड्री बन रही है. दिस बाउंड्री इज कॉल्ड एज ब्लड टेस्टिस बैरियर. ओके, इस ब्लड ने जो भी मटेरियल लाया होगा ये इससे आराम से पास नहीं हो सकता. टाइट जंक्शन उसको अलाउ नहीं करेगा. सपोज वो टॉक्सिन रहेगा, पॉइजन रहेगा, तो इस ब्लड टेस्टिस बैरियर को वो क्रॉस नहीं कर पाएगा, सो दैट वो जो अंदर ग्रोइंग स्पर्म है उनको हार्म नहीं होगा. देयर आर 3 स्टेप्स इन द स्पर्मेटोजेनेसिस. द फर्स्ट स्टेप इज कॉल्ड एज मल्टीप्लीकेशन स्टेप. उसके बारे में डिस्कशन करते हैं. तो देखिए यहाँ पे आपको जो स्काई ब्लू कलर के सेल्स दिखाई दे रहे हैं, दीज आर कॉल्ड एज स्पर्मेटोगोनिया. स्पर्मेटोगोनिया रिपीटेड माइटोटिक डिवीजन में चले जाते हैं एंड एवरी टाइम वो नए नए सेल्स बनाते रहते हैं और नंबर ऑफ सेल्स बनते हैं. तो ये जो नंबर ऑफ स्पर्मेटोगोनिया है वो 2 टाइप के होते हैं, टाइप ए एंड टाइप बी. टाइप ए के सेल्स अगेन एंड अगेन डिवाइड होते हैं एंड वो अगेन स्पर्मेटोगोनिया ही बनाते रहते हैं. तो दिस टाइप ए सेल्स आर कॉल्ड एज स्टेम सेल्स. इसीलिए तो ओल्ड एज तक मेन जो है वो स्पर्म बना पाते हैं, उनके पास स्टेम सेल्स है, सो दैट वो अगेन एंड अगेन स्पर्मेटोगोनिया बना पाते हैं. नाउ कम टू द बी टाइप ऑफ द सेल. बी टाइप ऑफ द सेल डिफरेंशिएट एंड ग्रो. डिफरेंशिएशन का मतलब बायोलॉजी में क्या होता है कि उस सेल में ऐसे बदलाव आते हैं, ऐसे स्पेशलाइज सेल बन जाती है जो कुछ स्पेशलाइज फंक्शन करे. बी सेल डिफरेंशिएशन करेगी एंड गेट कन्वर्टेड इनटू प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट. ये जो डिफरेंशिएशन वाला फेज है उसको हम बोलते हैं ग्रोथ फेज. ग्रोथ फेज. नाउ दिस प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट क्रॉसिंग ब्लड टेस्टिस बैरियर. ये जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है उन्होंने ऑलरेडी मियोसिस के लिए रिक्वायर्ड चीजों की तैयारी की है. तो जब वो अंदर कंपार्टमेंट में आए हैं, एट दैट टाइम उनमें डिवीजन फेज शुरू हो जाता है, दैट इज मेयोसिस. एंड यहाँ पे हमारी थर्ड स्टेप शुरू हो चुकी है called as maturation phase. When this primary spermatocyte undergo meiosis 1, they are forming 2 cells which are obviously haploid cells, and these 2 cells are called as secondary spermatocytes. Now these 2 cells undergo meiosis 2, so that from these 2 cells we will get 4 cells. We will get 4 cells, and these 4 cells are called as spermatids. Called as spermatids. Now the spermatids which are formed in the inner compartment undergo differentiation. ये भी डिफरेंशिएशन करेंगे. अब डिफरेंशिएशन का मतलब मैंने आपको समझाया था कि कुछ स्पेशल चेंजेस करने हैं, स्पेशल फंक्शन करने के लिए. तो एग्जैक्टली इस डिफरेंशिएशन में क्या चेंजेस होने वाले हैं? तो स्पर्मेटिड्स के अंदर जो गोल्गी अपैरेटस होता है उसके अंदर बहुत सारे केमिकल रिएक्शंस हो जाएंगे एंड एंजाइम्स बनाएंगे. वो एंजाइम्स वेजिकल्स में पैकेजिंग होगा और वो वेजिकल स्पर्म अपने न्यूक्लियस के ऊपर कैप की तरह रख देगा, कॉल्ड एज एक्रोसोम. सो इन शॉर्ट इस फेज में ऐसे चेंजेस आ रहे हैं सो दैट इन फ्यूचर फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को तैयार किया जा रहा है. एंड फिर फाइनली आपको मिलेंगे मैच्योर स्पर्म्स, also called as spermatozoa. This complete procedure is called as spermatogenesis. But spermatid to sperm formation की procedure है उसको हम बोलते हैं spermiogenesis. We will revise the theory now. See, you are having spermatogonia. At puberty age, spermatogonia undergo mitosis because उनको न्यूट्रिशन मिल रहा है. माइटोसिस से मेनी सेल बन जाएंगे और वो होते हैं 2 टाइप के, टाइप ए एंड टाइप बी. टाइप ए सेल को हम बोलते हैं स्टेम सेल
एंड टाइप बी सेल को हम बोलते हैं प्रोजेनाइटर सेल्स एंड दिस फेज इज कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन फेज. Now type B cells get differentiated into primary spermatocyte and this phase is called as growth phase. Now meiosis 1 starts and primary spermatocyte से 2 सेल मिलेंगे called as secondary spermatocyte. ये secondary spermatocyte undergo second meiotic division and will form spermatid. Spermatid undergo differentiation and forming sperms and this phase is called as maturation phase. फ्रॉम स्पर्मेटिड टू स्पर्मेटोजोआ की जो जर्नी है उसको हम बोलते हैं स्पर्मियोजेनेसिस. व्हाट इज हैपनिंग इन द स्पर्मियोजेनेसिस? गोल्गी apparatus का एक्रोसोम में मॉडिफिकेशन हो गया, न्यूक्लियस का कंडेंसेशन होकर इलोंगेशन हो गया एंड एक्सियल फिलामेंट डेवलप हो गए. एक्सोनिम 9+2 arrangement. Take the screenshot and this is complete spermatogenesis. Now about ploidy of each and every cell, क्योंकि एमसीक्यू में आते हैं ऐसे क्वेश्चंस. देखो स्पर्मेटोगोनिया के पास है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स. इवन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के पास भी है 2n नंबर ऑफ क्रोमोसोम. बट यहाँ पे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन हो चुकी है तो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट के पास है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैप्लॉइड सेट एंड सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट से स्पर्मेटिड्स बन रहे हैं मियोसिस सेकेंड से. तो अगेन स्पर्मेटिड्स के पास है हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स एंड इससे स्पर्म डेवलप हो रहे हैं तो ऑब्वियसली स्पर्म के पास भी रहेगा हैप्लॉइड सेट ऑफ क्रोमोसोम. टेक द स्क्रीनशॉट टू मेक नोट्स इन योर कॉपी. अब हमारे स्पर्म बन चुके हैं. हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि स्पर्म का स्ट्रक्चर क्या है. सो हमने अभी भी डिस्कशन किया था कि न्यूक्लियस जो है इसके पास है n नंबर ऑफ क्रोमोसोम एंड न्यूक्लियस इज कंडेंस्ड एंड इलोंगेटेड. गोल्गी apparatus का कन्वर्जन हो चुका था, वो एक्रोसोम में कन्वर्ट हो गया है एंड दिस टू आर कॉल्ड एज सेंट्रियोल्स. दीज आर टू. दिस सेंट्रियोल इज कॉल्ड एज प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल and this centriole is called as distal centriole. फर्टिलाइजेशन के बाद प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल का रोल आता है बट डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट्स बन रहे हैं. एक्सोनिम 9+2 अरेंजमेंट. सो दीज आर एक्सोनिम. अराउंड दिस फिलामेंट माइटोकॉन्ड्रिया स्पाइरली अरेंज हो रहा है एंड दिस स्पाइरली अरेंज्ड माइटोकॉन्ड्रिया फॉर्मिंग अ शीथ कॉल्ड एज नेबेनकन शीथ. Now I am drawing outer dense fiber and fibrous sheath. और मैं इसको एक्सोनिम के टीप तक नहीं लेके जा रही हूँ. आउटर ब्लैक लाइन इज कॉल्ड एज आउटर डेंस फाइबर एंड फाइब्रस शीथ. Now I'm drawing plasma membrane in green color. एंड इफ यू ऑब्जर्व, मैंने जो ब्लैक कलर में आउटर डेंस फाइबर ड्रॉ किए हैं वो आधे में ही छोड़ दिए हैं. बट मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो ड्रॉ कर रही हूँ टिल द टीप ऑफ एक्सोनिम ड्रॉ कर रही हूँ. अब आपके मन में एक क्वेश्चन आया होगा कि क्यों क्यों मैम इतना डीप पढ़ा रही है. आपको आगे जाके मैं एक्सप्लेन करूँगी कि क्यों मैंने पढ़ाया. फिलहाल यहाँ पे ध्यान देना, एक्सोनियम फिलामेंट के ऊपर मैंने आउटर डेंस फाइबर एंड फाइब्रस शीट ड्रॉ नहीं किया है, बट एक्सोनियम फिलामेंट के ऊपर मैंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन ड्रॉ किया है. नाउ विल लर्न अबाउट पार्ट्स ऑफ स्पर्म. हेड, देन दिस स्मॉल डिप्रेशन इज कॉल्ड एज अ नेक. Then this is called as middle piece of the sperm and this portion is called as tail, and at the end this portion is called as end piece of the tail. Observe this diagram from NCERT. Here this end piece of the tail not covered with outer dense fiber and fibrous sheath so that वहाँ पे thin दिखाया है. And this is the reason why मैंने आपको एकदम अच्छे से एनाटॉमी पढ़ाई स्पर्म की. बच्चों, अगर ये डायग्राम तुम्हारे एनसीईआरटी में दी गई है तो एनटीए इसके ऊपर क्वेश्चन बना ही सकता है. तो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज आपको कंसेप्ट पता होना चाहिए. बायोलॉजी को कंसेप्चुअली पढ़ना है तो सब्सक्राइब बायोमेड मेंटोरिंग विद केयर.